एक सफेद बालों वाले बच्चे पे एक लड़का अटैक करता है, मगर उस बच्चे के करीब आते ही वो लड़का दूर जमीन पे जा गिरता है। कुछ देर बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन के बंदे उस पे अटैक करते हैं, मगर नाकाम होने के बाद वो उसे गोली मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सारी गोलियां उस बच्चे का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती और वापस उन बंदों को ही जख्मी कर डालती हैं। इस बच्चे का नाम एक्सीलेटर है और वो जानता था कि चाहे कोई कुछ भी कर ले, मगर उसको नुकसान पहुंचाना किसी के भी बस की बात नहीं है। एनिमे बहुत मजे का होने वाला है, इसलिए आखिर तक एनिमे ओशन के साथ जुड़े रहें। कई साल गुजरने के बाद एक्सीलेटर एक कन्वीनियंट स्टोर से कुछ सामान लेते हुए घर जा रहा था, मगर तभी एक बिल्डिंग की रूफ टॉप से अपने गन के साथ एक लड़की उस पर निशाना लगाए बैठी थी। उस लड़की का नाम मिसाका मिकोटो था। वो मुसलसल एक्सीलेटर को अपने निशाने पर रखते हुए ये कंफर्म कर रही थी कि वो अपने टारगेट को ही हिट करने वाली है, लेकिन जैसे ही वो अपनी गन चलाती है तो वो सभी गोलियां जो उसकी गन से निकली थीं वापस उसे ही जख्मी कर देती हैं, जिसका मतलब था कि एक्सीलेटर जैसे ताकतवर इंसान को मारना उसके बस की बात नहीं। इस सब से घबरा कर वो बिल्डिंग से नीचे उतरती है और एक गली में चली जाती है, मगर वहाँ उसे एक्सीलेटर एक अजीब तरह की स्माइल के साथ खड़ा उसे ही देख रहा था। फिर हम एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम टोमा था, मगर वो एक नंबर का लूजर था। कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। सामने मौजूद एक वेंडिंग मशीन में वो कुछ पैसे डालकर बोतल निकालने की कोशिश करता है, मगर मशीन में से कोई भी बोतल बाहर नहीं आती क्योंकि उसने कॉइन्स के बजाय नोट मशीन में डाला था। टोमा को जब कोई भी बोतल नहीं मिलती तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी वहां मिकोटो आती है जो अपनी इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करके मशीन में से कई सारी बोतल्स बाहर निकालती है। ये देखकर टोमा घबरा जाता है क्योंकि अब मशीन का अलार्म बजने वाला था। वो वहां से भाग जाता है। वो सभी बॉटल्स उठाकर उसके पीछे उसके पास आती है। तभी वहां एक और लड़की किरोकी आ जाती है जो मिकोटो की बेस्ट फ्रेंड थी। वो टोमा से बोलती है कि अगर उसे मिकोटो से कोई भी बात करनी है तो वो उसके जरिए कर सकता है। ये सुनकर मिकोटो को किरोकी पे गुस्सा आता है और वो अपनी इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करके उसे वहां से गायब कर देती है। तभी वहां एक और लड़की आती है जो असल में बिल्कुल मिकोटो जैसी दिखती थी। ये वही लड़की थी जिसने एक्सीलेटर को मारने की कोशिश की थी। वो लड़की टोमा को बताती है कि वो मिकोटो की ट्विन सिस्टर है। उसे देखकर मिकोटो कुछ घबरा जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। वो अपनी ट्विन सिस्टर को टोमा से कुछ ज्यादा बात नहीं करने देती और उसे लेकर वहां से चली जाती है। दोपहर को टोमा को एक बार फिर से मिकोटो ब्रिज पर दिखाई देती है जो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। टोमा उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर मिकोटो के चेहरे पर तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था। टोमा आगे बढ़ता है तो उसे एक बार फिर से मिकोटो की वही ट्विन सिस्टर दिखाई देती है जो एक बिल्ली से प्यार कर रही थी। वो दोनों एक बुक स्टोर जाते हैं। टोमा बताता है कि उसे बिल्लियों का ख्याल रखने के लिए बुक लेनी है। टोमा अंदर चला जाता है और वो लड़की वहीं खड़ी रहती है। मिसाका 10,032 को एक्सीलेटर एक बार फिर से दिखाई देता है। उसका पीछा करते हुए एक बंद गली की तरफ जाती है, लेकिन एक ना दिखाई देने वाली फोर्स से टकराकर जमीन पे गिर जाती है। फिर वो अपनी गन उठाती है और दूसरी तरफ से आने वाली गोलियों की आवाज सुनते हुए उस आवाज का पीछा करने लगती है। उसे अपने सामने एक बार फिर से एक्सीलेटर दिखाई देता है तो वो फौरन ही अपनी गन से उस पर कई सारी गोलियां चलाती है, मगर वो गोलियां वापस उसी की बॉडी को टच करती हैं और उसे जख्मी कर देती हैं। मिकोटो की ट्विन सिस्टर जमीन पे गिर जाती है। वो बहुत जख्मी हो गई थी। तब एक्सीलेटर उसके पास आता है तो एक बार फिर से वो कई सारी गोलियां उसके चेहरे पे चलाती है, मगर वो भी एक्सीलेटर का कुछ नहीं बिगाड़ पाती और उल्टा मिकोटो की ट्विन सिस्टर की तरफ वापस आने लगती है, जिससे वो खुद को बचा लेती है और अपनी गन एक्सीलेटर के चेहरे पर जोर से मारती है, मगर वो गन टूट जाती है। तब एक्सीलेटर उसके पास आता है और उसके जख्म में अपनी उंगली घुसा के बोलता है कि क्या तुम जानती हो कि अगर ह्यूमन बॉडी में ब्लड को रिवर्स कर दिया जाए तो क्या होगा। दरअसल ये एक्सीलेटर की कई सारी ताकतों में से एक ताकत थी कि वो ह्यूमन बॉडी में मौजूद ब्लड को रिवर्स कर सकता था, जिससे सभी ऑर्गन्स फट जाते और इंसान मर जाता। वो उससे बोलता है कि अगर तुम मुझे इसका जवाब दे दो तो मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। सीन टोमा पे शिफ्ट होता है जो बुक लेकर बुक स्टोर से बाहर आ जाता है और मिकोटो की ट्विन सिस्टर को ढूंढने लगता है। तब उसके सामने मौजूद एक बंद गली से उसे कुछ अजीब सी वाइब महसूस होती है। उस गली के अंदर जाता है, वहाँ काफी अंधेरा था। वो उस लड़की की बिल्ली को भी उठाए हुए था। थोड़ा और आगे जाने पर उसे मिकोटो की ट्विन सिस्टर के शूज और कई सारे खून के कतरे जमीन पर बिखरे दिखाई देते हैं। ये देखकर वो डर जाता है और तब उसे अपने सामने मिकोटो की ट्विन सिस्टर जमीन पर पड़ी दिखाई देती है। वह सब देख के घबरा जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहां आ जाती है जो परेशान बैठे टोमो को एक बार फिर से क्राइम लोकेशन पर साथ चलने को बोलती है, मगर इस बार जब टोमा मिकोटो की ट्विन सिस्टर की बिल्ली को उठाए वहां जाता है तो वहां पर सारी जमीन साफ थी और कोई भी डेड बॉडी नहीं पड़ी हुई थी। ये देखकर वो परेशान हो जाता है। वो भागने लगता है। पुलिस ऑफिसर्स उसके साथ आगे नहीं जाते।
थोड़ा और आगे जाने पर वो देखता है कि उसे अंधेरे में कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल वो मिकोटो की ट्विन सिस्टर की गॉगल्स थी जो अंधेरे में चमक रही थी। जब उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि मिकोटो की ट्विन सिस्टर ही वहां पर मौजूद है और उसने एक बहुत बड़ा ब्लैक बैग उठाया हुआ है जिसमें पूरी ह्यूमन बॉडी फिट हो सकती है। टोमा उसे हैरत से देखने लगता है क्योंकि मिकोटो और उसकी ट्विन सिस्टर की शक्लें बहुत मिलती जुलती थी। वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि इस वक्त उसके सामने मिकोटो है या उसकी ट्विन सिस्टर। वो लड़की यानी मिसाका मिकोटो 10,032 जो मिकोटो की ट्विन सिस्टर थी उस वक्त उसके सामने खड़ी थी। वो उसे बताती है कि असल में मिकोटो की ट्विन सिस्टर वाकई में मर चुकी है, लेकिन वो लड़की जिससे टोमा मिकोटो की ट्विन सिस्टर समझ के बात करता रहा वो इस वक्त उसके सामने खड़ी है। तब वो सिस्टर कई और अपनी जैसे दिखने वाली लड़कियों को वहां बुला लेती है। उनमें से एक लड़की टोमा को उस बिल्ली को साइड करने पे बोलती है क्योंकि वो एक बिल्ली को सब में शामिल नहीं करना चाहती थी। मिसाका मिकोटो 10,032 बताती है कि ये सभी कुछ एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है और वो नहीं चाहती कि टोमा इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने। टोमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो सभी एक जैसी दिखाई देने वाली लड़कियां बिल्कुल मिकोटो जैसी दिखती थीं और वो ये भी नहीं समझ पा रहा था कि उनमें मिकोटो की ट्विन सिस्टर कौन है। तो वो लड़की जिसने वो ब्लैक बैग उठाया हुआ था यानी मिसाका मिकोटो 10,032 वो बताती है कि वो ही मिकोटो की ट्विन सिस्टर है और इस सारे टाइम में टोमा उसी से बात करता रहा। वो बताती है कि एक एक्सपेरिमेंट के लिए मिसाका मिकोटो के डीएनए की मदद से इन सभी का क्लोन बनाया गया, जिसके बाद वो टोमा को उस बिल्ली का ख्याल रखने का कह के वहां से चली जाती है। बस में बैठा टोमा सोच रहा था कि आखिर ये सब क्या था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा वो सच भी था या फिर उसका वहम था। वो टाकीवाडा मिडिल स्कूल के हॉस्टल की तरफ जा रहा था। उसे पता चलता है कि मिकोटो इस वक्त रूम नंबर 208 में मौजूद है। उसके रूम में वो कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि वहां पर एक और लड़की मौजूद है जो टोमा को बताती है कि मिकोटो अभी तक अपने रूम में वापस नहीं आई, लेकिन अगर वो चाहे तो उसके कमरे में उसका इंतजार कर सकता है। टोमा उसके कमरे के अंदर चला जाता है तो देखता है कि वहां पर किरोकी मौजूद है जो उसे वहां बैठकर मिकोटो का इंतजार करने को बोलती है। मगर तभी किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। टोमा समझता है कि शायद मिकोटो आ गई, मगर किरोकी जानती थी कि वो आवाज हॉस्टल की सुपरवाइजर की है, इसलिए उसे अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहां से टेलीपोर्ट करने की कोशिश करती है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती। तब टोमा उसे बताता है कि शायद ये उसके दाएं हाथ की वजह से है। सिचुएशन को देखते हुए किरोकी टोमा को मिकोटो के बेड के नीचे छुपा देती है। वहाँ टोमो को एक बहुत बड़ा बेयर डॉल दिखाई देता है। थोड़ा गौर करने पर उसे पता चलता है कि उस बेयर डॉल के अंदर कई सारे कागज छुपाए गए हैं। जब उन कागजों को बाहर निकाल के पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि मिसाका मिकोटो की वो सभी क्लोन्स एक्सेलेटर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बनाई गई थी। ये सभी कुछ एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है जिसमें एक्सेलेटर और उन क्लोन्स की फाइट करवा कर एक्सेलेटर को मजीद स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। टोमा एक मैप भी देखता है जिससे उसे अंदाजा होता है कि ये सभी कुछ कितना ज्यादा खतरनाक है। वो फौरन मिकोटो को ढूंढने के लिए बाहर भागने लगता है। तब उसे अपने सामने विंड टरबाइन्स चलते हुए दिखाई देती है। वो हैरान होता है कि आखिर हवा के न होने के बावजूद वो टरबाइन्स खुद से कैसे चल रही हैं। तब उसे अंदाजा होता है कि वो सभी कुछ मिसाका मिकोटो अपनी इलेक्ट्रिक पावर की मदद से कर रही है। उसे ढूंढते हुए वो ब्रिज की तरफ जाता है तो उसे मिसाका मिकोटो बिल्कुल उसी पोज में खोई हुई दिखाई देती है जिसमें उसने उसे पहले देखा था। मिकोटो दूर अंधेरे में घूरते हुए अपने बचपन के बारे में सोचती है जब उसे पहली बार अपनी इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पता चला। तब उसे एक लैब के अंदर ले जाया गया जहां एक डॉक्टर ने बताया कि बहुत सारे लोग जो हैंडीकैप हैं और खुद से चल फिर नहीं सकते वो सभी लोग मिकोटो की मदद का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल वो डॉक्टर्स उन लोगों की मदद करना चाहते थे। पास खड़ी एक नर्स ने भी मिकोटो को यही बताया कि वो उन सारे लोगों की मदद कर सकती है। इसके लिए उन्हें उसकी इलेक्ट्रिक पावर चाहिए होगी। फिर स्कूल में मिकोटो ने कुछ लड़कियों को ये कहते हुए सुना कि उसके डीएनए की मदद से बहुत सारी क्लोन्स बनाकर एक एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, लेकिन जब वो लड़कियां मिकोटो को अपने पास आते हुए देखती हैं तो वो वहां से भाग जाती हैं, जिससे चिढ़कर मिकोटो उन्हें पीछे से बोलती है कि जो कुछ भी उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मिकोटो उस वक्त के बारे में सोचती है जब उसकी बहुत सारी क्लोन्स जमीन पर जख्मी पड़ी थी। उन सभी क्लोन्स को एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया गया जिसमें एक्सीलेटर को स्ट्रॉन्ग बनाना था। अपनी कई सारी क्लोन्स की मौत का मिकोटो को बहुत ज्यादा दुख था। तभी वो ब्लैक कैट वहां पर आती है जिससे मिकोटो अपने ख्यालों से वापस निकल आती है तो उसे पता चलता है कि उसके पीछे टोमा भी मौजूद है। टोमा मिकोटो को ये सब रोकने को बोलता है। मिकोटो को टोमा की बात कुछ समझ में नहीं आती। तब टोमा उसे बताता है कि उसने उसके बेड के नीचे मौजूद सभी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लिया है, जिसके मुताबिक एक्सीलेटर को लेवल 6 हीरो बनाने के लिए मिकोटो को 10,028 टाइम्स मारा जाएगा। ऐसा करना मुमकिन नहीं था क्योंकि ये सभी कुछ रियल लाइफ में नहीं हो सकता।
इसलिए लैब ने एक और एक्सपेरिमेंट तैयार किया जिसका नाम रेडियो नॉइज प्रोजेक्ट था, जिसमें मिकोटो की 2000 क्लोन्स को एक्सीलेटर से फाइट करवाया जाएगा और इस तरह एक्सीलेटर को और ज्यादा स्ट्रांग बनाया जाएगा। टोमा मिकोटो को मजीद बताता है कि उस एक्सपेरिमेंट का मकसद एक्सीलेटर को स्ट्रांग बनाना है, इसलिए अगर उस एक्सपेरिमेंट से मिकोटो को हटा दिया जाए तो ये एक्सपेरिमेंट खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। टोमा का ख्याल था कि मिकोटो ने अभी तक एक्सीलेटर को इसलिए नहीं हराया क्योंकि वो उससे डरती है। ये सुनकर मिकोटो को टोमा पे गुस्सा आता है। वो बोलती है कि अभी वो एक्सीलेटर से लड़ने के लिए ही जा रही थी। वो टोमा को अपने आगे से हटने को बोलती है, मगर टोमा उसे सिंपली रिप्लाई करता है नो। ये देखकर मिकोटो को उस पर और गुस्सा आता है और वो अपनी इलेक्ट्रिक पावर की मदद से उस पर अटैक करती है, जिससे टोमा को काफी चोटें आती हैं। ये सब देख के मिकोटो को पछतावा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया, मगर टोमा एक बार फिर से उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि वो मिकोटो को ऐसा कुछ भी नहीं करने देगा। मिकोटो बताती है कि उसने 10,000 से ज्यादा लोगों की जान ली है और उस जैसी विलन को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इस पर टोमा उसे बोलता है कि तुम एक विलन नहीं हो। मिकोटो उसे कोई जवाब नहीं देती और एक बार फिर से वो अपने अनकंट्रोल इलेक्ट्रिक पावर की मदद से उस पर अटैक करती है, जिससे वो ब्रिज पूरी तरह से बिजली से चमकने लगता है। यहाँ तक कि ब्रिज के ऊपर मौजूद बादल भी छट जाते हैं और सारे ब्रिज से बस बिजली के कड़कने की आवाज आने लगती है। इस सब से टोमा को और ज्यादा चोटें आती हैं, मगर वो हैरान कुन तौर पर जिंदा था। ये बात मिकोटो के लिए भी काफी हैरानगी का बाइस थी। उस बिल्ली को उठाकर एक बार फिर से टोमा पे वो अटैक करने की कोशिश में अपना हाथ उठाती है, मगर फिर उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो जमीन पे बैठ जाती है। टोमा बेहोश हो चुका था। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे सारा कुछ याद आने लगता है। उसे ये भी रियलाइज होता है कि इस बार वो अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल किए बगैर ही खुद को बचाने में कामयाब हो गया। उसे अपने सामने मिकोटो नजर नहीं आ रही थी। तब उसके ऊपर आंसू का कतरा गिरता है तो उसे पता चलता है कि इस वक्त वो मिकोटो की गोद में है और वो उसे देख के रो रही थी। टोमा मिकोटो की मदद करना चाहता था और इसीलिए वो ये सब कर रहा था। मिकोटो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना कुछ होने के बावजूद अब टोमा से मजीद क्या बोले। टोमा उसे बोलता है कि उस डायग्राम के मुताबिक उस एक्सपेरिमेंट को रोकने का मेरे पास एक प्लान है। तो मुझे बताओ कि अगर एक्सीलेटर को एक स्ट्रीट फाइट में हरा दिया जाए तो क्या होगा। जिस पर मिकोटो उसे बताती है कि अगर ऐसा हो जाए तो एक्सपेरिमेंट खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, क्योंकि इससे ये साबित हो जाएगा कि एक्सीलेटर एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नहीं है। जिस पर टोमा मिकोटो से एक्सीलेटर की लोकेशन पूछता है ताकि वो वहां पर जा सके। दूसरी तरफ एक कार्गो एरिया में हमें मिसाका मिकोटो की एक क्लोन दिखाई देती है जो अपने कोऑर्डिनेट्स को याद कर रही थी। वो वहां पर एक्सीलेटर से फाइट करने के लिए ही आई थी। तब उसे अपने सामने एक बहुत बड़े कंटेनर पर एक्सीलेटर खड़ा दिखाई देता है। मिसाका मिकोटो की वो क्लोन जिसका नाम मिसाका 10,032 था, एक्सीलेटर को एक पासवर्ड बोलने का कहती है ताकि वो फाइट शुरू कर सके। ये सुनकर एक्सीलेटर को उस पर गुस्सा आता है और वो बोलता है कि वो किसी पासवर्ड को नहीं जानता। उसे पता है कि इस वक्त वो क्लोन उसी के लिए भेजी गई ताकि उससे फाइट करके वो खुद को स्ट्रॉन्ग कर सके। एक्सीलेटर ये देखकर इम्प्रेस होता है कि वो क्लोन कितनी ज्यादा शांत दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में तो उसे मर जाना है। इसलिए उस क्लोन को खुद का दिमाग इस्तेमाल करने को वो बोलता है। क्लोन को उसकी बात कुछ सही से समझ नहीं आती, इसलिए वो उस वक्त का टाइम बताती है और बोलती है कि उन्हें फाइट में देरी हो रही है। एक्सीलेटर से वो क्लोन पूछती है कि वो इतना ताकतवर है तो उसे और ज्यादा ताकतवर बन के क्या करना है। तब एक्सीलेटर उसे बताता है कि उसने इतनी ताकत उन लोगों से लड़के हासिल की जिन्हें वो हरा चुका है। इसी तरह लोगों को ये पैगाम मिला कि एक्सीलेटर एक ताकतवर कॉन्टेस्टेंट है और अब मजीद ताकत हासिल करके वो लोगों को ये बताना चाहता है कि उसे कभी भी कोई भी नहीं हरा सकता। इसके साथ ही एक्सीलेटर जंप करके क्लोन मिसाका 10,032 के बिल्कुल सामने आ जाता है। उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू होने वाली थी। इधर टोमा भागते हुए उसी कार्गो लोकेशन की तरफ आ रहा था। उसने मिकोटो से ये वादा लिया था कि वो उसकी और एक्सीलेटर की फाइट के दरमियान बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ाएगी। मिकोटो उस बिल्ली को थामे ब्रिज पर खड़े यही सब कुछ सोच रही थी। वो बिल्ली मिकोटो की इलेक्ट्रिक पावर की वजह से कुछ अनकंफर्टेबल महसूस करती है। मिकोटो ये सभी कुछ सोचते हुए टोमा के पीछे भागने लगती है। उस कार्गो लोकेशन पे टोमा पहुंच चुका था। मिसाका मिकोटो 10,032 मुसलसल अपनी इलेक्ट्रिक पावर की मदद से एक्सीलेटर पे अटैक कर रही थी, मगर उन अटैक्स का एक्सीलेटर पे कुछ असर नहीं हो रहा था। तब एक्सीलेटर को हवा में कुछ अजीब महसूस होता है। उसे एहसास होता है कि वो हवा को खत्म करके वहां ओजोन लेयर पैदा कर रही है ताकि ऑक्सीजन खत्म हो जाए और एक्सीलेटर को सांस ना आ सके। एक्सीलेटर क्लोन के इस प्लान से इम्प्रेस तो होता है, मगर उसे बोलता है कि अफसोस तुम्हारा ये प्लान काम नहीं करेगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है। मैं बहुत जल्द तुम्हारे वेक्टर को चेंज करके तुम्हें हरा दूंगा। इसके साथ ही वो क्लोन को इतनी जोर से किक करता है कि मिसाका 10,032 दूर जा गिरती है।
तब एक्सीलेटर उसके पास जाता है, उसके पेट में किक करने लगता है। वो मिसाका मिकोटो 10,032 से पूछता है कि क्या तुम जानती हो कि अपने दुश्मन को पंच किए बगैर कैसे मारा जा सकता है? उसकी बॉडी के वेक्टर्स को बदलकर, जिससे उसकी बॉडी का सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा और वो मर जाएगा। मगर तभी वहां टोमा आ जाता है और एक्सीलेटर को ये सब करने से मना करता है। एक्सीलेटर सोचता है कि उसे अपने इस एक्सपेरिमेंट की सीक्रेसी को बचाने के लिए और छुपाने के लिए एक सिविलियन को मारना होगा, मगर वो अब भी मिसाका के पेट में किक कर रहा था, जिस पर टोमा एक बार फिर से उसे दूर होने को बोलता है। तो एक्सीलेटर सोचता है कि टोमा इतना ज्यादा फियरलेस कैसे हो सकता है। वो उस पर अपनी धाक बिठाने के लिए एक पत्थर को अपने पांव से किक करता है, जिससे सामने मौजूद एक टावर पे बहुत बड़ा धमाका होता है। मगर टोमा ये सब देखकर भी नहीं डरता। एक्सीलेटर टोमा के फियरलेस एटीट्यूड से इम्प्रेस होता है। मिसाका मिकोटो 10,032 टोमा की तरफ देखती है और टोमा को वो सारा वक्त याद आ जाता है जो उसने मिसाका के साथ बिताया था। वो क्लोन टोमा से पूछती है कि आखिर वो उसके लिए ये सब क्यों कर रहा है, जबकि उसकी और भी कई सारी क्लोन्स और रिप्लेसमेंट्स मौजूद हैं। जिस पर टोमा उसे जवाब देता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैंने सिर्फ तुमसे ही बात की और तुम्हारे लिए ही मैं ये सब कुछ करूंगा। एक्सीलेटर को टोमा की हीरोगिरी देख के काफी मजा आ रहा था, क्योंकि अभी उसने उस क्लोन से जो बातें की वो उसे इम्प्रेस कर गई थी। टोमा एक्सीलेटर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर इससे पहले ही एक्सीलेटर उसे किक मार के दूर फेंक देता है और फिर वो वहां मौजूद लोहे की रेल्स को अपनी पावर की मदद से उठाकर जमीन पे मारता है, जिससे वो सभी रेल्स टोमा की तरफ जाने लगती हैं और वहां पर मिट्टी और धूल की वजह से काला अंधेरा छा जाता है, जिससे टोमा किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। मगर धुएं के हटने के बाद टोमा एक बार फिर से खड़ा होता है। वो देखता है कि और ज्यादा रेल्स आसमान पर से जमीन पर उसकी तरफ आ रही हैं, लेकिन वो खुद को उनसे बचाने की अपनी पूरी कोशिश करता है। एक बार फिर से वो मिसाका 10,032 और एक्सीलेटर को दिखाई नहीं दे रहा था। तब धुएं के हटने के बाद उसे एक्सीलेटर एक रेल पे खड़ा दिखाई देता है, जो उसकी कम स्पीड का मजाक बना रहा था। एक बार फिर से वो जमीन पे आता है और वहां मिट्टी और धूल की मदद से टोमा पे दोबारा अटैक करता है, मगर टोमा इस बार भी खुद को बचाने में कामयाब हो गया था। तब एक्सीलेटर टोमा की तरफ बढ़ता है ताकि वो उसकी बॉडी को टच करके उसे नुकसान पहुंचा सके, मगर टोमा अपने दाएं हाथ से एक्सीलेटर के बाजू को झटक देता है। अब एक्सीलेटर हिल ही नहीं पा रहा था और ये उसके लिए भी काफी ज्यादा हैरानगी का बायस था, क्योंकि ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था। तब उसे गुस्सा आता है और एक बार फिर से जमीन पर मौजूद मिट्टी और धूल की मदद से वहां तूफान ले आता है और टोमा को उठाकर एक कंटेनर पे फेंकता है। फिर टोमा को किक करने के लिए वो आगे बढ़ता है, मगर टोमा इस बार भी खुद को बचाने में कामयाब हो गया था। एक्सीलेटर टोमा से बोलता है कि इन कंटेनर्स में व्हीट फ्लोर मौजूद है। क्या तुम जानते हो कि अगर इस व्हीट फ्लोर को हवा में उड़ाया जाए और फिर उसे आग लगा दी जाए तो वो आग कहाँ तक फैलेगी? एक्सीलेटर का प्लान सुनकर टोमा की हवाएं उड़ जाती हैं और वो खुद को बचाने के लिए वहां से भागता है। तब उस व्हीट फ्लोर के कंटेनर में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और कार्गो एरिया का एक हिस्सा उस धमाके से जल जाता है, मगर टोमा हैरानकुन तौर पर उस धमाके से भी बच जाता है। तब एक्सीलेटर उसे टॉन्ट करता है और बोलता है कि तुम वो पहले शख्स हो जो एक्सीलेटर के हाथों अभी तक नहीं मरा, लेकिन तुम इस धमाके में बस मरने ही वाले थे। मैं चाहूं तो तुम्हारी बॉडी को टच करके अभी तुम्हारे सारे ऑर्गन्स और वेन्स को तबाह कर सकता हूं। टोमा एक्सीलेटर की इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वो खड़ा होकर उसे गुस्से से घूरने लगता है, जिस पर एक्सीलेटर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है ताकि वो उसकी बॉडी को छुए और उसका किस्सा तमाम कर दे। अब टोमा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि वो खुद को बचाए और एक्सीलेटर पे अटैक करे। वो ऐसा ही करता है। टोमा एक जोरदार पंच एक्सीलेटर की गर्दन पे मारता है, जिससे एक्सीलेटर दूर जा गिरता है। ये देखकर एक्सीलेटर तो हैरान ही हो गया था कि टोमा जैसा सिविलियन उसे जमीन पे गिरा चुका है। एक्सीलेटर को उठने में काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो वापस खड़ा होता है और एक बार फिर से टोमा पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मगर टोमा को अपने पिछले अटैक से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला था, इसलिए वो एक्सीलेटर पर मुक्कों की बरसात कर देता है। एक्सीलेटर को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को बचाने के लिए क्या करे और ना ही वो खुद को बचा पा रहा था। और एक टोमा था जो मुसलसल एक्सीलेटर को बस मारे जा रहा था। इसलिए एक्सीलेटर खुद को रेस्ट देने के लिए अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और जंप करके टोमा से दूर एक कंटेनर पे आ जाता है। टोमा जान चुका था कि उसके पास इमेजिन ब्रेकर नामी एक यूनिक एबिलिटी है, जिसकी मदद से वो एक्सीलेटर जैसे दुश्मनों को आसानी से हरा सकता है। एक्सीलेटर टोमा की एबिलिटी और ताकत के बारे में सोचकर हैरान था। तब वहां टोमा आता है जो एक्सीलेटर से बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे घुमंड ने यहाँ तक पहुंचाया। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता, और जिन लोगों को तुमने अब तक हराया वो इसलिए था क्योंकि वो कमजोर और तुम ताकतवर थे, और तुम एक ही बार में उनका किस्सा तमाम कर देते। लेकिन तुम असल स्ट्रीट फाइट के बारे में कुछ भी नहीं जानते कि इसमें अपने दुश्मन को कैसे एंगेज रखा जाता है।
ये सुनकर एक्सीलेटर का गुस्सा पीक पे चला जाता है और वो टोमा पे अपना सबसे जबरदस्त अटैक करने के बारे में सोचने लगता है। वो टोमा पे एक पावरफुल अटैक करता है, मगर टोमा अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को ना सिर्फ डॉज करता है बल्कि हवा में जंप करके एक जोरदार पंच एक्सीलेटर को मारता है, जिससे एक्सीलेटर दूर जा गिरता है। टोमा उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि आखिर वो लोग जो सिर्फ अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं तुम जैसे लोगों का शिकार क्यों हो जाते हैं। तब एक्सीलेटर उसका मजाक उड़ाता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारे नॉनसेंस इमोशंस की कोई परवाह नहीं। अब एक्सीलेटर कुछ अजीब ही कर रहा था, हर तरफ शोर ही शोर था। एक्सीलेटर ने बहुत सारी ब्लू एनर्जी प्रोड्यूस कर ली थी। उस एनर्जी को टोमा को मारने का ऑर्डर करता है। वो एनर्जी लाइट बीम्स में बदल जाती है और टोमा भी उस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो दूर जा गिरता है। तब एक्सीलेटर एक और एनर्जी बॉल बनाने लगता है। वो टोमा से बोलता है कि अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा, मगर उसे महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे लगता है कि शायद वो कैलकुलेशन सही से नहीं कर पाया, इसीलिए वो सही से अपनी एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। तब उसे पता चलता है कि वहाँ मिकोटो भी आ चुकी है जो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही है। टोमा उसे वहाँ देख के हैरान था क्योंकि उसने उसे वहाँ आने से मना किया था। मिकोटो टोमा से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम इंसानों को खुश देखना चाहते हो और कभी भी मंजर से गायब नहीं होना चाहते, लेकिन ये सभी कुछ इम्पॉसिबल है। मैं जो कुछ भी करने जा रही हूँ शायद वो एक सेल्फिश एक्ट होगा, मगर ये सभी कुछ करना जरूरी था। मिकोटो अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करती है, मगर उसे एहसास होता है कि वो अपनी पावर को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही क्योंकि उसकी पावर एक्सीलेटर की पावर के सामने बहुत कम थी। वो नोटिस करती है कि एक्सीलेटर हवा को कंट्रोल करके उस पावर स्फीयर यानी बॉल को बड़ा कर रहा है। शहर में मौजूद विंड टर्बाइन्स भी उसी पावर की मदद से चल रही थी। तब मिकोटो को वही बिल्ली दिखाई देती है तो वो भागकर उसके पास जाती है। उसे पता चलता है कि मिसाका मिकोटो 10,032 जमीन पर बेहोश पड़ी है। उसे खड़ा होने का और उसकी मदद करने का बोलती है। ये सुनकर मिसाका मिकोटो 10,032 खड़ी हो जाती है। इधर एक्सीलेटर को महसूस होता है कि वो अपनी एनर्जी को एक बार फिर से सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, शायद उससे कुछ मिसकैलकुलेशन हो गई है। लेकिन तब उसे पता चलता है कि शहर में मौजूद विंड टर्बाइन्स आर्टिफिशियल हवा की मदद से घूम रही हैं और उनसे निकलने वाली इलेक्ट्रिक स्पार्क्स इस बात की निशानी है कि उन्हें आर्टिफिशियली इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड की जा रही है। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे अपने पीछे मिसाका मिकोटो 10,032 एक बार फिर से खड़ी दिखाई देती है। दरअसल वो सारी क्लोन्स सिटी में मौजूद उन टर्बाइन्स को आर्टिफिशियली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही थी। ये देखकर एक्सीलेटर मिसाका मिकोटो 10,032 की तरफ बढ़ने लगता है, मगर उनके दरमियान मिकोटो आ जाती है। उसे ये सब करने से मना करती है। एक्सीलेटर जानता था कि मिकोटो पावरफुल होने के बावजूद उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तब टोमा जमीन से एक बार फिर से उठता है और एक्सीलेटर को उन दोनों से दूर रहने को बोलता है। एक्सीलेटर ने फैसला कर दिया था कि अब वो टोमा का काम तमाम कर देगा, इसलिए वो हवा में जंप करके उसकी तरफ बढ़ता है ताकि उसे टच कर सके, लेकिन फिर वो उसके करीब पहुंचकर अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करता है ताकि वो टोमा को धोखा दे और उसे आसानी से टच कर सके। मगर टोमा उसके दूसरे हाथ को भी आसानी से पकड़ लेता है और फिर एक जोरदार पंच एक्सीलेटर के चेहरे पे मारता है, जिससे एक्सीलेटर दूर जा गिरता है। यानी इस फाइट का एंड हो जाता है। टोमा को हॉस्पिटल में होश आता है तो उसे एहसास होता है कि उसका हाथ मिसाका मिकोटो 10,032 के हाथ में है। मिसाका टोमो को बताती है कि उसने अनकॉन्शियसली मिसाका को हक किया, इसलिए मिसाका ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया ताकि वो अपनी इलेक्ट्रिक फ्लो से उसके दिमाग और बॉडी को एनर्जी पहुंचा सके। ये सब टोमा के लिए काफी हैरान कुन था क्योंकि वो नहीं जानता था कि अनकॉन्शियसली यानी बेहोशी में भी उसने किसी को हक किया। मिसाका उसे बताती है कि वो अब दुनिया में अभी तक वापस नहीं गई क्योंकि उसकी बॉडी एक क्लोन है जिसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए बनाया गया था और उसे कई सारी रीएडजस्टमेंट्स की भी जरूरत है। वो अपनी बिल्ली के साथ वहां से ये कहते हुए चली जाती है कि वो दोबारा टोमा से मिलने जरूर आएगी। इसके बाद टोमा को उसका डॉक्टर चेक करता है और बताता है कि अब वो काफी हद तक ठीक है। टोमा सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि मिकोटो उससे मिलने आई है। वो अपने साथ उस बिल्डिंग के सबसे महंगे बिस्किट्स लेकर आई थी ताकि टोमा उन बिस्किट्स को खाकर एंजॉय कर सके। टोमा जानता था कि मिकोटो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा हर्ट है, इसलिए वो मिकोटो को तसल्ली देने के लिए ये बोलता है कि उसे उसकी और उन सभी क्लोन्स की एग्जिस्टेंस पे प्राउड है। मगर मिकोटो दिल ही दिल में सोचती है कि उसकी वजह से उसकी 10,000 क्लोन्स मारी गईं। इसके बाद हम मुस्कुराती हुई मिकोटो को देखते हैं जो अपने हॉस्टल जाती है। किरोकी मिकोटो को देख के काफी खुश होती है, उसे गले लगाती है। फिर आखिरी सीन में हम मिसाका 10,032 को उसी बिल्ली को बिस्किट खिलाते हुए भी देखते हैं। इसके साथ ही ये एनिमे यहीं पे खत्म होता है।